अच्छा जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो पढ़ना है वो गवर्नेंस स्टैंडर्ड नंबर 4 है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम 5 भी पढ़ेंगे। तो जो 4 है बेसिकली वो ऑडिट कमेटी के बारे में है। तो पहले हम ज़रा जो है वो देख लेते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बोर्ड ऑडिट कमेटी जो है वो उसके हायरार्की के अंदर जो है वो क्या पोजीशन होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये मिज़ान बैंक का है। और उनकी जो पब्लिश रिपोर्ट है 2023 की, उसका उससे ये लिया गया है। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि बैंक के अंदर टॉप ऑफ द लेवल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है वो एक साइड के ऊपर जो है वो ये शरिया बोर्ड है। और इसके नीचे जो है वो आरएसबीएम है और इसी के नीचे जो है वो शरिया कंप्लायंस है। और इनकी जो डॉटेड रिपोर्टिंग है वो आप देखते हैं कि जो है यानी डॉटेड रिपोर्टेड ना कहें लेकिन कुछ मैटर्स में ये रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करते हैं प्रेसिडेंट यानी मैनेजमेंट के साथ। थ्रू कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकती है और डायरेक्टली भी हो सकती है। और इसी तरीके से जो दूसरी साइड पे है उस पे है जी ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी के अंदर जो दो लोग हैं या दो बड़े लोग हैं, वो हैं, एक है श्रिया ऑडिट और इसी तरीके से जो इंटरनल ऑडिट है एंड बिजनेस रिस्क रिव्यू वाले जो लोग हैं ये इसको जो है इनकी रिपोर्टिंग भी किसको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यहाँ पे इनको इस तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब आप ये देख रहे होंगे कि इनकी इंडिपेंडेंस को दिखाना है कि वो लोग जो बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर हैं और जो डे टू डे एक्टिविटीज के साथ हैं वो लोग तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग में हैं प्रेसिडेंट एंड सीईओ जो है उसको। वहां पे आप देखेंगे कि बाकी जो लोग हैं जितने भी हैं तो वो उनकी जो रिपोर्टिंग है नॉर्मली वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपको नजर आ रही है प्रेसिडेंट या सीईओ या इसी तरीके से फिर कुछ डिपार्टमेंट डिप्टी सीईओ के थ्रू जो है वो रिपोर्ट हो रहे होंगे। तो इसको हायरार्की को हम देखेंगे या समझेंगे। लेकिन ओवरऑल जो बात है वो ये है कि ये जो दो हैं, ऑडिट कमेटी है, ये शरिया बोर्ड है, ये एक लिहाज से प्रेसिडेंट एंड सीईओ जो है, या आपको इस तरीके से कहें कि जो आपकी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है उससे ये इंडिपेंडेंट है। इनकी रिपोर्टिंग उनको नहीं है। तो यही वो इंडिपेंडेंस है जिसको हम जो शरिया सॉरी जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड नंबर 5 है वो भी हमें बताएगा। तो इसको हम इस हिरारकी के अंदर हम पहले अगर एक देखेंगे हमारे जहन के अंदर नक्शा बनेगा तो फिर ये क्लियर होगा। तो इस के अंदर ही जो है यहाँ पे इन्होंने बोर्ड कमेटी जो है उसके जो है वो मेंबर के बारे में बताया हुआ है। और इसी तरह जो है अ, इनका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसके बारे में भी हमें गवर्नेंस स्टैंडर्ड बताएगा, ये यहाँ पे भी ये बता रहे हैं। और इसी तरह जो बोर्ड ऑडिट ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है कि ये कितने लोग हैं। ठीक है। अब सबके आगे देखें लिखा हुआ है नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, और जब हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे तो वहां में वो रिक्वायरमेंट बताएगा कि ये बोर्ड ऑडिट कमेटी जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर में से बनेगी। लेकिन सिर्फ वो मेंबर हो सकते हैं कि जो नॉन एग्जेक्टिव हो। दैट्स मीन उनका बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके अंदर कोई ना हो। इसी तरीके से वो बताएगा कि इनका टर्म ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कि उसके अंदर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या इनकी जो ड्यूटीज हैं वो असाइन होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि बोर्ड ऑडिट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेफ गार्डिंग द बैंक्स एसेट्स। तो ये ओवरऑल इसने सारी की सारी यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। दैट मीन के टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर इनकी ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो दी गई होती हैं। और इनका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इशू कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जो है फिर इनकी एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑडिट कमेटी जो होती है ये इनकी एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है। तो जो उसी तरीके से जिस तरह एजीएम की हमने बात की थी तो उसके अंदर ये पेश की जाती है। और इसके ऊपर जो है वो इनका जो चेयरमैन होता है उसके साइन होते हैं। तो आपने करना ये है
कि इस हिरारकी को, फिर इनकी जो कंपोजिशन है उसको, और फिर जो इनका टीओआर है उसको, और फिर सबसे मेन चीज जो इनकी बोर्ड ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड जो है इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। स्टैंडर्ड के अंदर कोई मुश्किल बात है नहीं है, लेकिन ये है कि जब इसको पढ़ लेंगे, एक प्रैक्टिकल आप इसका देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से है, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दिया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड के ऊपर, कि इसका नाम है ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जस्ट नाम के अंदर थोड़ा सा चेंज है कि बोर्ड ऑडिट कमेटी, और यहाँ पे उसका नाम है ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी। तो नाम थोड़ा सा चेंज है, लेकिन है बात एक ही है। यानी बोर्ड ऑडिट कमेटी जो है वही ये जो कमेटी है जिसको यहाँ पे नाम ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी का दिया गया। तो जो आप देखेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये इनको असाइन कर रहा है, या जो उनके कंपोजिशन की बात कर रहा है, या बाकी जो इनकी इंडिपेंडेंस और इनकी जो रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, तो वही है जो बोर्ड ऑडिट कमेटी की। तो हम चूंकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो हम तो इसका नाम ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी ही पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इसको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ढूंढने जाएंगे कि कहाँ पे है ये, उस सूरत में फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने बैंक का बोर्ड ऑडिट कमेटी को देखेंगे, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले, जैसे किसी भी स्टैंडर्ड का जो स्कोप होता है वो हमें बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो इस स्टैंडर्ड के अंदर डिस्कस होगी, या इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो उसके अंदर ये है कि ऑडिट एंड गवर्नेंस कमेटी को ये डिस्कस कर रहा है, जिसके ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन करेगा ये, या ये कि उनके बताएगा कि क्या क्या उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग सच अ कमेटी, ये कमेटी बनेगी कैसे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वो क्वालिफिकेशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, वो उनका क्या जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए। इसी तरह प्री रिक्विजिट ऑफ एन इफेक्टिव एजीसी जो है, कि अगर एक इफेक्टिव कमेटी है तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट होंगे। तो वो तो ये ब्रॉडर लाइन में तीन चीजें जो है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ एजीसी। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजीसी नॉन इंटरनली एज ऑडिट कमेटी। अब यहाँ पे भी उसने कुछ हद तक लिख दिया कि ऑडिट कमेटी, हमने कहा था बोर्ड ऑडिट कमेटी, तो सिंपली ऑडिट कमेटी भी इसको कह सकते हैं। फॉर एन आईएफआई इनिमेट्स फ्रॉम द इट्स रोल इन अचीविंग द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आईएफआई। अब ये जो इसके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हैं, उसको अचीव करने के अंदर इसका एक रोल होना है, बाय enhancing ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी हम देखेंगे चूंकि ये ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट का जो मेन काम है वो ट्रांसपेरेंसी है, या इसी तरीके से जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की के स्टैंडर्ड्स हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो रूल्स हैं, उस उनके मुताबिक इंश्योर करना कि उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इसी तरह का काम जो है वो ऑडिट कर रहा होता है। लेकिन ऑडिट को एक लिहाज से ये कमेटी सुपरवाइज कर रही होती है। तो इसने चूंकि ऑडिट की चीज़ों को फर्दर सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है, तो इसने ये इंश्योर करना है कि ऑडिट जो है उसी लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरीके से इसने फिर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और बाकी चीज़ों को भी देखना होता है।
और दूसरे नंबर पे इन्हांसिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी हो गया या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो गए, ये होते इसीलिए हैं कि इनका असल जो मकसद होता है, जो इनके थ्रू अचीव करना होता है, वो डेफिनेटली पब्लिक का कॉन्फिडेंस ही है, और उस कॉन्फिडेंस की बेस पे ही वो पब्लिक आपके साथ बिजनेस करने को तैयार होती है। Confidence of the IFI as genuine in its application and Sharia rules and principle। चूंकि हम यहाँ पे शरिया ऑडिट कमेटी का जो रोल है मेनली, वो शरिया के मैटर्स में देखेंगे। इंटरनल ऑडिट को भी वो देख रही है, लेकिन हमने देखा कि शरिया ऑडिट भी उसके अंदर है। तो ये शरिया ऑडिट कमेटी इन एडिशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो मामलात हैं, ट्रांसपेरेंसी के अंदर है, उसके अंदर जो शरिया रिलेटेड मैटर्स हैं उनको भी देखेंगे। और जो डिस्क्लोजर है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी है और जो ट्रांसपेरेंसी है, ये इटसेल्फ शरिया की भी तो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ये चीजें डिस्कस होंगी। ले लो वो पढ़ा। अच्छा, इसके बाद है फंक्शंस ऑफ एजीसी। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, काम क्या हैं, इसकी एक्टिविटीज क्या होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। द एजीसी हैज गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस as a prerequisite for organizations seeking to demonstrate a commitment to higher standard of corporate governance। तो कहना जी वर्ल्ड वाइड इसकी जो है इस लिहाज से एक एक्सेप्टेंस है, और एज अ प्री रिक्विजिट के वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रही हैं हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंट्रोल को बेहतर करने के अंदर जो ऑडिट कमेटी होती है, इसका एक बड़ा रोल होता है, और वर्ल्ड वाइड इसको जो है वो इसकी एक्सेप्टेंस है। The AGC assists the board of director in exercising independent and objective monitoring through the following functions। अब यहाँ पे इसने तकरीबन हमें 4 फंक्शंस बताए हैं, और फिर एक एक फंक्शन को ये स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन भी करेगा। तो पहला फंक्शन ये बता रहे हैं कि प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटेग्रिटी की बात हो रही है कि दैट्स मीन कि उसके अंदर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो रियल फैक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, इन्वेस्टर एंड अदर कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर। तो इन सब का जो इंटरेस्ट है वो है क्या, वो इनका इंटरेस्ट ये है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एफिशिएंट वे के अंदर क्या किया जाए, आगे इम्प्लाई किया जाए। तो उसकी वो एफिशिएंसी के और प्लस इसी तरीके से फिर उसी एफिशिएंट वे में जब वो किया गया, तो जो और दूसरे नंबर पे कि जो वो लोग जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, दैट्स मीन जो कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, क्या उनका जो अल्टीमेट अल्टीमेट जो गोल है, या वो जो जो अचीव करना चाह रहे हैं, वो जो इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स का जो गोल है उसके साथ अलाइन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें तभी सेफगार्ड होती हैं जब गोल्स जो हैं वो अलाइन हों। Providing additional assurance on the reliability of the financial information presented to the board of director if the AGC is to be considered effective। प्रोवाइडिंग एडिशनल इंश्योरेंस का मतलब यह है कि देखें, पहले तो ऑडिट जो है वो काम कर चुका होगा, और उसने एक रीजनेबल इंश्योरेंस जो है वो, रीजनेबल इंश्योरेंस का ही नाम ऑडिट है, तो उसने वो रीजनेबल इंश्योरेंस क्या की हुई है, दी हुई होगी। अब ये जो है ये नहीं करेगा कि एक बीच में चेन बनेगा और ऑडिट की फाइंडिंग जो है वो बोर्ड तक पहुंचा देगा, बल्कि ये एक बीच में अपना किरदार अदा करेगा, और उन चीजों को दोबारा से क्या करेगा, थॉरली रिव्यू करेगा, और जहां पे कोई क्वेश्चंस बनते होंगे वो ऑडिट से, चाहे वो शेयर ऑडिट हो या इंटरनल ऑडिट हो, उनसे उसकी क्लैरिफिकेशन ले रहा होगा, और अपनी जो है इसको, जब तक ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता, श्योर नहीं होता कि जो इंफॉर्मेशन जो है उस तक आ रही है और जो उसने आगे प्रेजेंट करनी है बोर्ड को, तो उसकी जो एक्यूरेसी है, और इसी तरह उसकी जो कंप्लायंस है डिफरेंट रूल्स के साथ, चाहे वो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो शरिया के स्टैंडर्ड हैं, और इस लिहाज से बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने एक एडिशनल जो है वो एश्योरेंस देनी है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके ये नहीं कह सकते कि ये जो है जिस तरीके से नीचे से चीजें आई हैं उसी तरह हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने तौर पे बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव पहले उसके ऊपर वर्किंग करनी थी। एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट लिंक बिटवीन द IFI मैनेजमेंट एंड इट्स स्टेक होल्डर।
और हमने ये और चार्ट के अंदर देखा, हायरार्की के अंदर देखा कि ये इंडिपेंडेंट लिंक किस तरीके से है। तो वो हमने देखा कि इनकी जो डॉटेड है चीजें, या यानी इनकी कम्युनिकेशन तो मैनेजमेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ है, लेकिन इनकी जो रिपोर्टिंग है वो किसको है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हैं वो टॉप पे बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट क्या है उनसे डाउन है। तो इसलिए इनकी इस लिहाज से क्या है, इंडिपेंडेंस है। तो ये चीज़ है। तो जो मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं, तो यहाँ पे हमें एक लाइन के अंदर ये बता रहे हैं कि एजीसी जो है वो इस्टेब्लिश क्या करती है, एन इंडिपेंडेंट लिंक। तो यहाँ से एक एमसीक्यू भी आपको बन सकता है इस सेक्शन में, अगर हम देखें तो ये जो डी है, इससे आपका जो है वो एक एमसीक्यू बन सकता है कि एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट लिंक बिटवीन द आईएफआई मैनेजमेंट। और फिर यहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर की जगह जो है वो बाकी चीजें लिखी जा सकती हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो स्टेक होल्डर्स जो है वो कौन है, मैनेजमेंट कौन है। तो वो हमने आपको क्लियर किया कि यहाँ पे जो है वो स्टेक होल्डर से मुराद एक साइड पे जो मैनेजमेंट है वो तो आपकी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं बाकी, तो वो कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और इस तरीके के लोग हैं। तो शेयर होल्डर्स के अंदर अगर बाकी चीजें भी आ जाएंगी कि शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स। तो आपके पास जो फंड्स आ रहे होते हैं दो तरीकों से आ रहे होते हैं, कि कुछ तो आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग जिन्होंने आपके शेयर परचेज किए हुए हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी के अंदर थ्रू ओनरशिप लेके इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर वो लोग भी हैं जिन्होंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के अंदर से के जैसे मुदारबा है, मुशारका है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो दीज ऑल आर योर स्टेक होल्डर। और किसी कहीं ना कहीं बाज दफा आपके जो जिनको आपने क्रेडिट दिया हुआ है, जो आपके क्लाइंट हैं फाइनेंसिंग साइड पे भी, वो भी आपके बाज दफा स्टेक होल्डर्स होते हैं, और डेफिनेटली वो भी स्टेक होल्डर होते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे मैंने बात की थी कि इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेगा, इनको नहीं करेगा बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये वन बाय वन एक्सप्लेन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजीसी, ऊपर तो उसने फंक्शंस बताए, और अब वो बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजीसी शेल कंप्राइज द फॉलोइंग। तो ये कुछ ब्रॉडर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने बताई हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल कंट्रोल जो है वो जाहिर सी बात है एक ब्रॉडर टर्म है, सब आप लोग उसको समझते हैं। और उसके अंदर जो स्पेसिफिक जो है वो ये इंक्लूडिंग इंटरनल ऑडिट जो है। अब इंटरनल ऑडिट, शरिया ऑडिट और इस तरह की सारी चीज़ों को ये क्या कर रहा है, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो इसका क्या काम है, ये रिव्यू करोगा और एक ब्रॉडर लेवल पे कर रहा होगा। इसके नीचे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर इंटरनल ऑडिट है, शरिया ऑडिट है और बाकी लोग हैं। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ऑडिट प्लान। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है बैंक के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, वो बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो रही होती हैं, उनका रिव्यू। अब आपने ये भी देखा कि जो है एक ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत से चीज़ों के अंदर जो है एक ही चीज़ की डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन को ही ले लें, तो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, और जब आप डिफरेंस उसके मेथड को यूज करते हैं तो वो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट लेके आ रहा होता है। तो कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ क्यों की जा रही है। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर आपने कोई एक मेथड अडॉप्ट किया है तो आप उसको फ्रीक्वेंटली अगर चेंज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी फिर मैनेजमेंट की कुछ जिसको कहते हैं कि इंटेंशंस के अंदर मसाइल नजर आ रहे होते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ों को इन्होंने रिव्यू करना होता है कि कोई अगर मेथड चेंज हुआ है किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, इसी तरीके से जो आपके रिजर्व्स होते हैं, या इसी तरह अगर बैड डेट्स के अंदर है, तो इस तरह की जो पॉलिसीज है इन्होंने उसको रिव्यू करना है। और ऑडिट प्लान का यहाँ मतलब ये है कि जो श्री ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, तो वो ये पूरे पूरे साल के इनके प्लान होते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑडिट कमेटी है ये उनके प्लान्स को क्या कर रही है, अप्रूव कर रही होती है कि किस इस साल में कितने यूनिट्स का ऑडिट होना है, किस टाइम पे होना है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ होना है। तो डेफिनेटली ये वो प्लान्स जो है वो इनको जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होते हैं वो भिजवा रहे होते हैं, और इन्होंने उसको अप्रूव करना होता है डिस्कशंस के बाद। और ये इंश्योर करना होता है कि कोई यूनिट जो है
वो ज्यादा अरसे तक अनऑडिटेड ना रहे, और इसी तरीके से जिस जहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा डेफिनेटली वहाँ पे जो है ऑडिट भी उतने ही जो है फ्रीक्वेंट होंगे। Review of interim and annual accounts and financial reports inclusive of matters arising from the audit। तो ये तो बेसिक बात है कि भाई आपके इंटरम ऑडिट्स हैं, चाहे वो क्वार्टरली हैं, सेमी एनुअली हैं, और इसी तरह एनुअल हैं जो कि कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स के आपके होंगे। और इसी तरीके से वो कह रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ मैटर अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी एक ऑडिट होता है जो है पब्लिश से पहले, डेफिनेटली उस ऑडिट के अंदर जो जो मसाइल आए हैं, जो जो इश्यूज आए हैं, उनको भी ये क्या कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे। एडहेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स। तो एक तो इनका अपना भी है कि ये बोर्ड ऑडिट कमेटी खुद एडहेरेंस कर रही होगी किसको, कोड ऑफ एथिक्स को। कोड ऑफ एथिक्स जो है एथिक्स स्टैंडर्ड इटसेल्फ जो है वो एओफी ने भी इशू किए हुए हैं। तो जहां जहाँ पे उनकी अडॉप्शन होगी वो होगी। और फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जहाँ पे अभी एओफी के अगर कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये है कि ये इदारे के अंदर भी, या जो जो लोग इनके रिपोर्टिंग के अंदर है, जो श्री ऑडिट है, श्री इंटरनल ऑडिट है, वो और फिर इनके इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी ये एडहेयर कर रहे होंगे उन कोड ऑफ एथिक्स को। रिव्यूइंग द कंप्लायंस विद शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो अब पीछे हमने जैसे इंटरम को देखा, तो यहाँ पे ये एक इनका काम है कि जो ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, तो वो शरिया कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। और हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए शरिया क्या है। तो शरिया का मतलब था कि जो उसके बोर्ड ने फतावाज दिए हुए हैं, या जो है उनकी रेजोल्यूशंस हैं, या जो जो उनकी गाइडलाइंस हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका शरिया वो उस शरिया बोर्ड बोर्ड की रूलिंग्स। रिव्यूइंग द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड। तो रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो जिसको हम मुदारबा कहते हैं, और मुदारबा के अंदर एक अनरिस्ट्रिक्टेड होता है और एक रिस्ट्रिक्टेड होता है। नॉर्मली डिपॉजिट आपके अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, दैट्स मीन के क्लाइंट आपको कहता है कि इन्वेस्ट इट एज पर योर एक्सपर्टीज। और रिस्ट्रिक्टेड के अंदर ये होता है कि वो कोई आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि मेरा जो पैसा है वो किसी स्पेसिफिक से कि आपने, यानी वो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि वो ज्योग्राफिया के लिहाज से हो, दैट्स मीन कि वो कोई एरिया आपको स्पेसिफाई कर दे कि से कि मेरी इन्वेस्टमेंट लाहौर के अंदर करनी है, से कि मेरी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से करनी है, या ये कह दे कि मेरी कंट्री मेरी इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक प्लान सिटी में नहीं लेके जानी। या इसी तरह बाज दफा सेक्टर होता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो से कि आपने पोल्ट्री के अंदर नहीं लेके जानी, या बाज दफा इस तरह से कहे कि सिर्फ और सिर्फ मेरी इन्वेस्टमेंट आपने पोल्ट्री के अंदर करनी है। तो इसके अंदर जो है इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिव्यूअर्स हैं उनके लिए और बढ़ जाती है कि उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट का शरिया कंप्लायंस तो चेक करना है कि बैंक ने इसका जो शरिया कंप्लायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है नहीं हुई, फिर इसी तरह उसी की प्रॉफिट एलोकेशन और बाकी मामला। लेकिन एडिशन में फिर ये भी देखना है कि क्लाइंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, सेक्टर की थी या जोग्राफिया के लिहाज से थी या किसी भी और लिहाज से थी, क्या उनका भी ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। इसी वजह से इन अकाउंट्स को जो कि रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स होते हैं इनको ऑफ बैलेंस शीट आइटम कहा जाता है। कहते हैं कि इनको बैंक की लायबिलिटी एज एन बैलेंस शीट जो है इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। क्यों? कि ये जो है लाइक इस तरीके से है कि इन्वेस्ट जो पैसा है वो किसी और का है और जस्ट आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है कि इसको ऑफ बैलेंस शीट क्यों लिखते हैं, लेकिन रूल ये है कि ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है अनरिस्ट्रिक्टेड जो आपके अकाउंट्स हैं। तो इसके जो अंदर हमने यहाँ जो समझनी है चीज़ वो ऑफ बैलेंस शीट वाली नहीं समझनी, हमने ये समझनी है सिर्फ कि डेफिनेटली जब एडिशनल कंडीशंस होंगी क्लाइंट की तरफ से, तो जो चीज़ें मैंने बताई उस लिहाज से, तो उस लिहाज से फिर जो रिव्यूअर्स होंगे जो उसको ट्रांजेक्शन्स को रिव्यू करने वाले होंगे, उस इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने वाले होंगे, वो उन्होंने ये भी देखना है और ये भी इंश्योर करना है कि वो जो क्लाइंट ने कहा था यहाँ नहीं जाना और यहाँ जाना है, या इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो क्या उस चीज़ का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। तो ये एक थोड़े से
ऐसे मामलात होते हैं कि इसके अंदर कुछ डिटेल होती है। अच्छा, रिव्यू ऑफ, अच्छा ये वन बाय वन जो है अब हम इसको बताएगा। तो सबसे पहले इसने कहा था रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग इंटरनल ऑडिट। तो वन बाय वन ये बताएगा कि रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग इंटरनल ऑडिट पहला पॉइंट है। The AGC role with regard to internal control is to ensure that the IFI has the appropriate controls. अब देखें, इसने ये इंश्योर करना है कि इसके पास appropriate क्या हो, controls हो in place, and that these control are functioning properly. सिर्फ कंट्रोल का होना जरूरी नहीं, वो कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एज वेल एज टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसी तरीके से कि जो मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो जो बनी है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी लिहाज से हो रही है या नहीं हो रही। तो ये किसी हद तक ये कमेटी भी क्या कर रही होगी उसको। और यहाँ पे मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आप उसको कंट्रोल के लिहाज से ले सकते हैं कि कंट्रोल के लिहाज से एक तो मैनेजमेंट ने क्या बनाए, सिस्टम बनाए। नंबर टू, वो सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली जो है वो फंक्शन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसी लिहाज से जो मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी थी, इस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म था, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से वो जो है वो स्ट्रेटजी भी इफेक्टिव है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं। और ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो मैनेजमेंट की कोई भी स्ट्रेटजी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो सकती है। The AGC shall have a sufficient understanding of IFI business and its control environment to make pertinent inquiries concerning system of internal control। यानी ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई बोर्ड ऑडिट कमेटी के जो लोग हैं उनकी डेफिनेटली एक्सपर्टीज ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सारे जो है सिस्टम्स को, कंट्रोल के सिस्टम को, उस ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको समझने का, उसकी जो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको, तो इन सब को वो समझते हों तो तब ही जाहिर सी बात है वो कोई इंक्वायरीज कर सकते हैं। एक ऐसा बंदा जिसको इस तरह की एक्सपर्टीज नहीं है तो वो डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे है शेल हैव अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, उसके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये एक लिहाज से उसकी एलिजिबिलिटी के अंदर चीजें आ जाती हैं। और जब उस सेक्शन में हम जाएंगे तो वहां पे भी ये चीज एक तो तरह से दोबारा हो रही होगी। implicit and such a function is extensive interaction with the IFI's management। तो ये जो बात उसने की कि sufficient understanding, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली उसकी एक इंटेंस एक्सटेंसिव जो है वो इंटरेक्शन होना चाहिए IFI मैनेजमेंट के साथ, इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ। ठीक है, डेफिनेटली चेक के जो है इंटरनल तो उसकी ही रिपोर्टिंग में आ रहा है, और एक्सटर्नल ऑडिटर भी जो है वो इनकी अपॉइंटमेंट और बाकी लिहाज भी जो है वो इसी तरीके से होता है कि यही लोग उसको कर रहे होते हैं। तो इनके साथ भी इनकी जो है एक एक्सटेंसिव जो है, या इनके साथ कोऑर्डिनेशन के, वो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनल ऑडिट की, एक्सटर्नल ऑडिट की, उनको वो रिव्यू कर रहे होंगे, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या है, बोर्ड डेफिनेटली बोर्ड ऑडिट कमेटी उनको देख रही होगी। एंड द एबिलिटी टू गेज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू रेज बाय दीज पार्टीज। एबिलिटी टू गेज कि भाई के उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर या एक्सटर्नल ऑडिट की है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इश्यूज अगर हुए हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो फिर उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये गेज कर सके कि ये कितने सेंसिटिव मैटर्स हैं। तो दैट्स मीन के ताकि फिर अप्रोप्रिएट जो एक्शंस हैं वो किए जा सके। The specific responsibility associated with this function include, अब ऊपर एक ब्रॉडर बात हुई थी, ये डिटेल है, इसको बहुत ज्यादा उस तरह हम ना भी पढ़े तो इशू नहीं है, चूंकि लाइक लाइक कोई एग्जांपल जब पेश की जाती है तो उस तरह की ये बात है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस जो ऊपर वाला हम फंक्शन की बात की उसमें क्या कर रहे होंगे, कंप्रिहेंडिंग द मेजर रिस्क टू विच द बिजनेस इज एक्सपोज्ड। तो भाई इन्होंने एनालिसिस करना है, देखना है कि वो कौन कौन से बड़े या मेजर रिस्क हैं जिससे ये बैंक जो है, जिस जब ये बिजनेस है ये एक्सपोज्ड है, तो उस उन रिस्क को कैसे मिटिगेट किया गया है या कैसे करेंगे। तो इस तरह के मामला, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट कंट्रोल कॉन्शियसनेस and its relate to the significance attached to the controlling the IFI's policies, procedures, method and organization structure। और यहाँ पे सिर्फ ये है कि मैनेजमेंट की जो कॉन्शियसनेस है किसके बारे में, ओवरऑल कंट्रोल की मैनेजमेंट के अंदर, तो वो कितने हद तक कॉन्शियस है, तो इस चीज का जो है वो इन्होंने इसकी मॉनिटरिंग करनी है। Reviewing the
प्रेशर्स ऑन मैनेजमेंट टू अचीव रिजल्ट्स। तो मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, शेयर होल्डर की तरफ से, या इसी तरह से विद इन मैनेजमेंट के अंदर जो फिर सब मैनेजमेंट डेलीगेशंस हैं, वहाँ पे कोई इस तरह के कोई एक्सेसिव किस्म के प्रेशर तो नहीं है कि जिसकी वजह से जो है कुछ मसाइल पैदा हो रहे हो, जिसके अंदर रेमुनरेशन अरेंजमेंट आ सकती हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशन आ सकती हैं। तो रेमुनरेशन अरेंजमेंट का मतलब इस तरीके से है कि इतनी जो है जो रिजल्ट के साथ इस तरीके से जो है रेमुनरेशन को लिंक किया जाए कि जो एक एक्सेसिव प्रेशर जो है वो लेके आए। इसी तरह मार्केट एक्सपेक्टेशन के, इसको आप समझते हैं कि बाज़ दफ़ा आपके पीयर्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर एक एडिट जो है प्रेशर आ रहा होता है, और उस प्रेशर को लेके जो है मैनेजमेंट आपको फर्दर पुश कर सकती है। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है इसको इन्होंने देखना है कि ये किस वे में जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में है, या ये कहीं एक्सेसिव लेवल पे तो नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं तो प्रेशर जरूर होते हैं और प्रेशर की बेस पे ही काम होते हैं, लेकिन उस प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है, डेफिनेटली इन्होंने उसको कहीं ना कहीं देखना है और उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। मॉनिटरिंग द एडिक्वेसी ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो ये भी बेसिक बात है कि वो कितना एडिक्वेट है, कोई भी इश्यूज हैं वो जनरली या टाइम पे पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो किस हद तक ओके है, उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं एक्यूरेसी के लिहाज से, एथेंटिसिटी के लिहाज से। तो इसमें फिर इस तरह की ये बॉर्डर ब्रॉडर सेंस के अंदर ये जुमला है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। रिव्यूइंग रिसोर्सेज एंड स्किल्स, scope of responsibility, overall work program and reporting, lines of internal audit। तो अब ये देखें कि इंटरनल ऑडिट के बारे में इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि उनके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, उनकी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्होंने किस किस काम को देखना है, किस किस काम को देख सकते हैं, और वो जो हमने बात की थी कि अनहिंड्रेंस किस्म की उनके पास सक्सेस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, ओवरऑल वर्क प्रोग्राम क्या है उनका, और जो हमने देखा कि ये ऑडिट प्लान्स और इसके अंदर सारी चीजें आएंगी। इसी तरह उनकी जो रिपोर्टिंग लाइंस हैं वो किस तरीके से हैं। तो इन सब चीजों को भी ये बोर्ड ऑडिट कमेटी क्या कर रही होगी, देख रही होगी। फिर है जी रिव्यूइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये हम पीछे बात करके आए हैं। particularly focusing on major finding of internal audit, external auditors, management letters, and of any other reports from regulatory bodies together with the management responses। अब इसमें सारी बातें क्लियर हैं। ये एक चीज़ है मैनेजमेंट लेटर्स, तो बाज़ दफ़ा क्या कि रूटीन में कि जो इंटरनल ऑडिट है या एक्सटर्नल ऑडिट है, ये मैनेजमेंट को जो है वो जो मेजर कंसर्न्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, उसको उसको मैनेजमेंट लेटर्स कहा जाता है। और फिर उस जो है उसका जो मैनेजमेंट की तरफ से वो क्या रिस्पॉन्स है, या ये जो लेटर्स हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से भी हो सकते हैं, तो उसका वो उस लेटर के अंदर क्या चीजें जो है वो हाईलाइट हुई हैं, या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हुआ। रिव्यूइंग द फाइंडिंग ऑफ सेंट्रल बैंक इंस्पेक्शंस, अब ये भी एक तरह से ऑडिट ही की तरह की चीज है कि सेंट्रल बैंक के जो ऑडिटर हो सकते हैं उनकी तरफ से इंस्पेक्शन है, या कोई और हो सकते हैं जिस तरह बिजनेस रिव्यू वाले लोग हैं उस तरह के लोग हो सकते हैं। तो एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज टुगेदर विद द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ तक जो है सेंट्रल बैंक का नाम लिखा है कि यहाँ पे अदर रेगुलेटरी बॉडीज की आप बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बात करें तो ये टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं, किसी हद तक एससीसीपी हो सकता है, और इसी तरह गवर्नमेंट की कोई और आपको बॉडी जैसे जो है वो जो सिक्योरिटी के कुछ इदारे हैं वहाँ पे बाज़ दफ़ा आपको कुछ जो है वो क्वेरीज आती हैं जिसका आपको रिस्पॉन्स करना होता है और बाकी चीज़ें। तो उस सेंस में ये बात हो रही है। इंश्योरिंग दैट द अप्रोप्रिएट एक्शन हैज बीन टेकन टू कंप्लाई विद सेंट्रल बैंक इंस्पेक्टर्स रिक्वायरमेंट। और इसी तरीके से जब जो है कोई रिक्वायरमेंट रेज की है एसबीपी की टीम ने, या वो ब्रॉडली बात करें तो ऊपर जो बात हुई रेगुलेटरी बॉडी जितने भी हैं उनका जो है फिर अप्रोप्रिएट एक्शन, उनका अप्रोप्रिएट रिप्लाई हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी जो है वो डिले होगा या नहीं होगा, तो उसके ऊपर कंसिक्वेंसेस आप समझते हैं कि वो लीड टू पेनल्टीज हैं।
तो ये सेंसिटिव मैटर मैटर हैं, तो इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को भी देखना है। रिव्यूइंग द IFI's कोड ऑफ एथिक एंड द इफेक्टिवनेस विद विच इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो कोड ऑफ एथिक्स की हमने शुरू में भी ऊपर बात की थी, वो एक अलग पॉइंट भी था कि रिव्यूइंग ऑफ IFI's कोड ऑफ एथिक्स ओवरऑल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड ऑफ एथिक्स जो है वो किस हद तक जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो किस हद तक है जब वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। Reviewing the effectiveness of IFI system for monitoring compliance with share rule and principle and legal requirements, as well as considering the adequacy of control over significant areas where loss or embarrassment could cause to the IFIs। तो ये है सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद शेरिया रूल एंड प्रिंसिपल्स। तो ये जाहिर सी बात है, सबसे मेन चीज है, सबसे बड़ी चीज है उस बिजनेस के लिए जो कि अपने आप को क्लेम करेगा कि आई एम ए शरिया कंप्लायंट, और जो इस चीज का लाइसेंस लेके बैठा होगा। और जब वो इनकी इसके मुताबिक जो है कुछ इश्यूज होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे लॉसेस नहीं, मेजर लॉसेस हो सकते हैं। आपका रेपुटेशनल जो है वो आपको रेपुटेशनल जो है वो आपकी बैड हो सकती है, उस वजह से जो है ये तो इवन आपको बैंक रन के ऊपर लेके जा सकता है। और इसी तरह डेफिनेटली जो एम्बेरसमेंट है बीइंग एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको उठानी पड़ेगी। तो उसको इन्होंने देखना है कि इफेक्टिवनेस कितनी हद तक है, कि जो मॉनिटरिंग है कि या जो कंट्रोल्स हैं, कि कोई भी हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा मामला ना हो रहा हो जो कि शरिया कंप्लायंट ना हो, तो एट अ ग्रेटर लेवल, तो उसको डेफिनेटली रोकना है। तो हर लेवल पे नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल कोई माइनर मसाइल भी नहीं आएंगे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। डेफिनेटली जहाँ तक ब्रॉडर गाइडलाइंस की बात है, तो वो तो कोई गाइडलाइंस या कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसे फतावाज इशू नहीं होंगे जो कि जिसके अंदर शरिया कंप्लायंस के कोई इशू आ रहे हों या जो अलाइन ना हो। लेकिन जहाँ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, तो वहाँ पे मेरे जैसे लोग बैठे होंगे जो कि इम्प्लीमेंटेशन साइड पे होंगे, एग्जीक्यूशन साइड पे होंगे, तो वहाँ पे मसाइल आ सकते हैं छोटे मोटे। लेकिन उनको भी टाइमली पकड़ना, उनको हाईलाइट करना, और फिर उनके उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, और उनसे से रिलेटेड जो इनकम है उसकी ट्रीटमेंट और सारे मामला आपको क्लियर है, तो ये सारी चीजें को इंश्योर करना। इंश्योरिंग दैट द मैनेजमेंट ऑफ IFI हैज इम्प्लीमेंटेड द प्रोसीजर दैट गवर्न्स इट रिलेशनशिप विद द रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टीज के अंदर जो है वो हमने देखा, जैसे हम डिफरेंट जगहों पे देखते हैं कि रिलेटेड पार्टीज के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। रिलेटेड पार्टीज के अंदर आपके जो है फैमिली रिलेशंस भी आते हैं। रिलेटेड पार्टीज के अंदर आपके वो बिजनेसेस भी आते हैं जिसको आप रन कर रहे हैं, और फिर आप किसी दूसरे इदारे के अंदर भी हैं, आप उसके अंदर फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आते हैं। तो इस तरीके से इसको देखना है। तो इन्होंने ये भी देखना है कि रिलेटेड पार्टीज की वजह से जहाँ जहाँ कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस चीज को भी एड्रेस करना है। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स, ये बेसिक बात है, इसको देख लेते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रोजेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज and progress at a particular point of time includes recognition। अब स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है, तो किसी भी जो है वो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन सी हैं, इंटरम है जो है वो या फाइनल है। तो वो स्पेसिफिक टाइम ऐसे कि अगर सेमी एनुअल है तो वो हो सकता है 30th जून, तो 30th जून इज अ स्पेसिफिक टाइम, और 31st दिसंबर इज अ स्पेसिफिक टाइम। तो उनके अंदर जो रिकग्निशन है, मेजरमेंट है, डिस्क्लोजर ऑफ सच एक्टिविटीज है, वो क्या है। रिकग्निशन ये है कि भाई इनकम को कब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इनकी रिकग्निशन को अकाउंटिंग वाले तो समझते होंगे कि क्या इस तरह से रिकग्निशन है कि मैंने एक एसेट लिया है जो कि फिक्स एसेट है, और उसकी जो कॉस्ट पे की है मैंने वो 100 रुपीज पे की है। क्या ये मेरा एक्सपेंस है, क्या मैं इसको एक्सपेंस रिकग्निशन कर लूँ, या उसको पहले साल में, उसकी 5 साल लाइफ है तो मैं उसका 10% डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस रिकग्निशन करूँ। तो मुझे तो 10 जो रुपीज है उसकी डेप्रिसिएशन को, अगर पूरा साल गुजर रहा है तो उसकी वो करनी है, पूरा साल नहीं गुजरा तो फिर उसकी प्रोपोर्शनेट जो है वो उस अरसे के लिए मैंने करनी है। दिस इज रिकग्निशन। इसीलिए मैं एक रेवेन्यू है जो मुझे रिसीव हो गया है, एक से के एडवांस रेंटल है। अब एडवांस रेंटल है, तो वो एडवांस रेंटल मेरी लाइबिलिटी है, अभी मेरी इनकम नहीं है, इसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। तो वो स्पेसिफिक टाइम आएगा, उससे रिलेटेड यूजर फैक्ट दी जाएगी, तो तब वो होगा।
तो अब अगर मैं पहले से उसको इनकम की रिकग्निशन कर लूँ, तो ये इस तरह की बातें, बेसिक बातें। खैर, अच्छा, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच एक्टिविटीज। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? अब डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट है, जैसे हमने कहा कि ये कॉस्ट के लिहाज से बात की। अब इट्स सेल्फ डेप्रिसिएशन एज अ मेजरमेंट। फिर आप जो है, बाज़ दफ़ा कुछ आपके एस्टिमेट्स होते हैं जो कि रिजर्व्स की सूरत में हो सकते हैं, जैसे बैड डेट्स है या इस तरह के बाकी जो मामलात हैं। तो इनकी जो मेजरमेंट है, इनकी मेजरमेंट के लिए डेफिनेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उसके मुताबिक ये चीज़ें हैं नहीं है। और इसी तरीके से फिर जो डिस्क्लोजर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर को आप समझते हैं कि वो एक अलग सेक्शन होता है जिसको नोट्स भी कहते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसकी उसके अंदर इस तरह की बातें हो रही है। तो इन सब चीज़ों को रिव्यू करना है। द आउटकम ऑफ सच एक्टिविटीज इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी एंड देयर मेजरमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अकाउंटिंग assumptions एंड जजमेंट। तो यही जो बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ऊपर के, जो है इन सब चीज़ों के अंदर बाज दफ़ा अकाउंटिंग जो है वो assumptions या अकाउंटिंग जो प्रोसीजर होते हैं वो होते हैं, और बाद चीज़ें आपको थ्रू जजमेंट जो है वो करनी पड़ती हैं। अब जैसे मैंने बैड डेट्स की बात की, तो उसके अंदर डेफिनेटली रूल्स भी हैं, और कुछ हद तक कुछ चीज़ें जो है ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के भी आप मामलात कर रहे होते हैं, जिसके तहत आप फिर जजमेंट ले रहे होते हैं। The specific responsibility associated with this functions include, किस फंक्शन की बात हो रही है जी? कि रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड ऑडिट प्लान की बात हो रही है। तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर सब बेसिक बातें हैं। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, इसको हम जस्ट मोटा मोटा इसको गो थ्रू करते हैं। Understanding areas and the IFI is exposed to high degree of risk and uncertainty। यानी उन एरियाज को अंडरस्टैंड करना जहाँ पे जो रिस्क है वो हाई डिग्री का है, और जहाँ पे ज्यादा अनसर्टेनिटी है, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू जजमेंटल एरियाज इन्वॉल्विंग एस्टिमेट, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड सिग्निफिकेंट क्लेम्स। तो अब एस्टिमेट्स की बात आप समझते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटीज को भी आप समझते हैं कि जैसे जो है वो LC LG, दीज आर योर कंटीजेंट लाइबिलिटीज। और इसी तरह सिग्निफिकेंट क्लेम्स का मतलब ये है कि बाज़ दफा आपकी किसी एक पार्टी के अंदर, पार्टी के ऊपर, या एक एक जो है वो पार्टी के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, या इसी तरह जो रिसीवेबल है वहाँ पे एक बड़ी अमाउंट है। तो उस लिहाज से इसका है कि सिग्निफिकेंट क्लेम्स है। रिव्यू द IFI's अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। IFI's अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बाज दफा एक ही चीज को ट्रीट करने के जो डिफरेंट हैं, वो जो है कुछ हद तक लिबर्टी मिली होती है, तो उसको रिव्यू करना। और इसी तरह फिर प्रैक्टिसेस, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो, और विद पर्टिकुलर emphasis on the implication of new accounting standard and proposed changes and the IFI's accounting policies and on area in which चॉइसेस एग्जिस्ट बिटवीन अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज। ये वो बात थी, मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे आपको चॉइसेस बाज़ दफ़ा मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशन भी कर रहा है कि बाज़ दफ़ा अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जो चेंजेस आती हैं, उस चेंजेस को जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर, उस टाइम भी जिस साल आप उसको जाहिर सी बात है, जब वो नहीं आएंगी तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, तो उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट आता है। उस इम्पैक्ट को जो है पे डिस्क्लोजर के अंदर किस तरीके से करना, ताकि वो रिपोर्ट्स आपकी एक ट्रू पिक्चर दे रही हों। तो इन सब चीज़ों को भी ये देख रहे होंगे। रिव्यूइंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हाई रिस्क एरिया, लोकेशन एंड रिसोर्सेज एंड स्किल टू द ऑडिटर्स। तो बेसिक बात कि भाई उन्होंने हाई रिस्क एरिया के अंदर या लोकेशंस के अंदर जो है वो डेफिनेटली ऑडिट का जो इंटरवल है वो हाई होना चाहिए, और जो है या फ्रीक्वेंट होना चाहिए। इसी तरीके से जो है वो हाई रिस्क के अंदर जब ऑडिट जा रहे हो, तो उनके पास रिसोर्सेज और उनके पास स्किल जो है वो डेफिनेटली हाई एक रिक्वायरमेंट है। इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ये इंश्योर करेंगे कि भाई ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों का गोल एक ही है, दोनों का गोल एक ही है, तो ये जितनी ज़्यादा इनकी कोऑर्डिनेशन होगी उतनी बेहतर होगी। एक्सटर्नल ऑडिटर इसलिए नहीं आता कि वो इंटरनल ऑडिटर की गलतियों को पकड़ रहा हो, या इंटरनल ऑडिटर इसलिए नहीं जाता कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर की गलतियों को पकड़ रहा हो, बल्कि दोनों का गोल एक ही होता है कि जो है वो जो ये चेक किया जाए कि जो जो रिपोर्ट्स हैं या जो मामलात हैं वो एक अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हैं या नहीं है।
तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है वो जजमेंट आपकी डिफरेंट हो सकती है बहुत से मामलात में एक्सपर्टीज के लिहाज से। तो हो सकता है कि कोई चीज़ जो है इंटरनल ऑडिटर उसको हाईलाइट ना कर सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई उनका ऑडिट सही नहीं था या उनका नहीं था। तो इस लिहाज से इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का होना ये बहुत ज़रूरी है। ensuring that the independence and professional integrity of auditor is not compromised। और ये भी जाहिर सी बात है, इंश्योर करना किसी इन्हीं का काम है। तो वो अगर कंप्रोमाइज हुई तो फिर तो काम ही खत्म। कंसिडरिंग एनी इशू रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ये बड़ी अहम बात है। कंसिडरिंग any issue related to appointment, resignation or dismissal a member of the Sharia Supervisory Board। तो ये चीज़ हम वहाँ पे भी पढ़ गए क्या है कि वहाँ पे हमें बोर्ड का जिक्र किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया गया है कि कंसिडरिंग एनी इश्यूज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन और डिसमिसल ऑफ मेंबर ऑफ द शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड, चीफ इंटरनल auditor, external auditor, reviewing proposal of appoint new member of SSB, external auditor and our chief internal auditor। असल तो जो है वो इनकी रिपोर्टिंग में हमने देखा कि इंटरनल ऑडिट है और शेयर ऑडिट है, लेकिन इनको जो है वो उसके ऊपर भी इनका व्यू पॉइंट लिया जा सकता है शेयर सुपरवाइजरी बोर्ड के लिहाज से। तो उसके अंदर भी इनकी इनके इनकी इनपुट हो सकती है। तो इसी तरीके से जो बाकी इंटरनल ऑडिटर है उसकी तो है ही, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसके लिहाज से भी जो है वो उनको जब ऑन बोर्ड किया जा रहा है तो उसको डेफिनेटली यही देख रहे होंगे और यही बोर्ड को रिकमेंड कर रहे होंगे। रिव्यू ऑफ इंटरम एनुअल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट इंक्लूसिव मैटर अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट, ये चीज हमने ऊपर देखी थी, हम इसका डिटेल में देखते हैं। द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल with respect to the AGC review of above mentioned report is ensure their completeness। यानी किस लिए रिव्यू कर रहे होंगे कि भाई वो कंप्लीट हो, किस लिहाज से जो है वो जो जो रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से, और इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, वो कंप्लीट हो। फेयरनेस and accuracy, the AGC shall review these reports, interim and annual accounts and financial report before their submission to the FII board of directors। यानी वही बात के रिपोर्ट्स नीचे से आई हैं, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंचानी है। तो उससे पहले ये क्या कर रहे होंगे, जैसे हम बिल्कुल शुरू में बात की कि उनको डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे, और हो सकता है कि उसके अंदर इनके रिव्यू के बाद भी कुछ चेंजेस हो रही हो, जो है वो वीकनेस या इनकम्प्लीटनेस जो है वो या एक्यूरेसी के अंदर कोई मसाइल हो। द रिव्यू शैल सेटिस्फाई द एजीपी एज टू फेयर प्रेजेंटेशन of reported earning and completeness of disclosure in the annual report and accounts। In addition, AGC shall brief by the management on the latter's methodology with respect to developing and summarizing their financial information। Also, the AGC shall be aware of any review procedure performed by the external auditor on interim financial statement। ये चीज हमने पहले से ऊपर बात की और इसने फिर एक दफा से वो डिटेल में थोड़ी सी लिखी। दिस सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एसोसिएटेड विद दिस फंक्शन, किस लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू से मुताल्लिक उसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो। इंश्योरेंस कंप्लायंस विद शरिया लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि भाई वो शरिया से भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तमाम को क्या कर रही हो, वो पूरा कर रही हो। तो कोई ऐसे मामलात भी ना हो कि जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, कोई ऐसे मामलात ना हो जो लीगल जो है वो आपका उस कंट्री का लीगल सिस्टम या बैंक का लीगल सिस्टम उसके अगेंस्ट ना हो। फिर इसी तरीके से जो रेगुलेटर है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा कर रहा हो। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग और एओफी के जो स्टैंडर्ड हैं अकाउंटिंग के उनके साथ। और यहाँ पे बस ये देखिएगा कि जहाँ पे डेफिनेटली ये अडॉप्टेड होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पे डेफिनेटली फिर इनकी है, लेकिन ये जहाँ पे तो ये रिकमेंड कर रहा है कि इंश्योरेंस कंप्लायंस विद एओफी स्टैंडर्ड and determining the appropriateness and effect of any changes accounting policies and practices। तो अभी तक जो है वो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं एओफी के, वो स्टेट बैंक ने बहुत सारे अभी अडॉप्ट नहीं किए, अभी तक शरिया के स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए। इस लिहाज से भी इसको 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 पढ़ते हुए ये तो इसकी रिकमेंडेशन है। और जब अपने तौर पे आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ ना हो, इसलिए कि गवर्नेंस के स्टैंडर्ड और इसी तरीके से ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड और वो बाकी स्टैंडर्ड अभी बहुत सारे रेगुलेटर ने अडॉप्ट नहीं किए, ग्रेजुअली अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। रिव्यू द ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ जजमेंट
अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट ऊपर गुजर चुका है। रिव्यू सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट अराइजिंग आउट ऑफ ऑडिट, कि बाज़ दफ़ा ऑडिट के अंदर ऑब्जर्वेशन की बेस पे फिर कुछ एडजस्टमेंट हो रही होती हैं, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर, उसको भी देखना। डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न assumption एज the basis on which the accounts are prepared, and if applicable of the proposed statement of director that the company is a going concern। अब गोइंग कंसर्न जो है, जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा हुआ है उनको तो बिल्कुल क्लियर होगा कि गोइंग कंसर्न क्या है। तो अकाउंटिंग होती ही जो है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो गोइंग कंसर्न के ऊपर होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि ये जो है वो कंपनी एग्जिस्ट रहेगी फॉर फोर्सीएबल जो है वो टाइम के लिए, और इसकी कोई ऐसे नहीं होता कि ये कंपनी है वो 1 साल के लिए ही है। तो इसलिए इसके जो अकाउंटिंग के अंदर इस गोइंग कंसर्न को के तहत ही बेसिकली अकाउंटिंग होती ही जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल में से एक है गोइंग कंसर्न। तो इसको थोड़ा सा डिटेल करके पढ़ लीजिएगा जिनको गोइंग कंसर्न के बारे में मैटर नहीं है। तो ये एक बेसिक बात है, और लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है तो इसको समझ लीजिएगा। प्रेजेंटिंग अ बैलेंस एंड comprehensible assessment of the company position that relate to responsibility of AGC। तो बैलेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिबल असेसमेंट ऑफ कंपनी पोजीशन, तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो लफ्ज असेसमेंट है, ये है कि वो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इन्होंने क्या करना है, जो है वो पोजीशन जो है इन्होंने प्रेजेंट करनी है जो कि उसकी असेसमेंट बेहतर तरीके से कर सके जो है। और इसी तरीके से और उस मैटर से रिलेटेड जो कि जिस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजीसी। और वो ऊपर हमने बताया कि वो श्रेय कंप्लायंस ऑडिट और बाकी मामला। अब है एथिक्स। the fundamental principle governing the operation of IFI has been elected and AOF's code of ethics। तो वो कहता है कि जो वो है वो तो एक्सप्रेस किया गया है एओफी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। तो वही बात जैसे मैंने आपको की कि एओफी के कोड ऑफ एथिक्स जो है अभी बहुत सी जगहों पे अडॉप्ट नहीं हुए। अभी रिसेंटली मिजान बैंक के अंदर हमें एलएमएस के ऊपर एक टेस्ट दिया गया था, एक स्टडी दी गई थी पढ़ने के लिए उसके ऊपर थी। तो उसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स जो है उन्होंने हमें पढ़ने को दिए थे एओफी के ही। लेकिन जहाँ तक अब रेगुलेटर की बात है तो मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी तक ये अडॉप्टेड नहीं है एट द लेवल ऑफ रेगुलेटर। तो इसकी बात वो कर रहा है, कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा है। के फंडामेंटल जो रूल्स हैं या प्रिंसिपल हैं वो तो यहाँ से लिए जाएंगे। द एजीसी शैल बी governed by the principle listed below and shall endeavor to ensure that IFI adheres to the same set of ethical values। वो क्या है जी, कि फेथ ड्रिवन कंडक्ट होना चाहिए। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, मैं इस पे आपको नोट्स भी दे दूंगा कि फेथ ड्रिवन कंडक्ट का मतलब यहाँ पे यही है कि ये शरिया कंप्लायंट के लिहाज से फेथ ड्रिवन है, कि वो एक्टिविटीज होनी है सिर्फ जो शरिया कंप्लायंट हो। और फिर जो है कुछ हद तक फेथ ये भी है कि बीइंग एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तो होता है कि चीज़ों को करना, और एक ये भी बिलीव कि दिस इज द राइट वे। तो इस लिहाज से चीज़ें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड डिलीजेंस, तो वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एथिक्स का रूल है कि आप उस पोजीशन को खुद भी उस पोजीशन को ले रहे हो जिस पे आपकी कॉम्पिटेंसी है, और जो अपॉइंट करने वाला है वो भी उसी को अपॉइंट करे जिसके अंदर ये कॉम्पिटेंसी है। ट्रस्टवर्दीनेस, और इसी तरह रिलीजियस लिजिटिमेसी और ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कोड एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। इसके ऊपर मैं कुछ डिटेल मैंने बनाई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बेसिक बातें हैं, कोई एक्सप्लेनेशन वाली बातें नहीं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और ये बिल्कुल सारी बेसिक बातें। यहाँ से फिर आपको एमसीक्यू आता है, और गालबन मुझे भी यहीं से आया था। तो इसको गौर से देखिएगा कि रिव्यूइंग द कंप्लायंस विद शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो ये किसने करना है, बोर्ड ऑडिट कमेटी ने करना है। रिव्यूइंग द कंप्लायंस विद शरिया रूल एंड प्रिंसिपल, पहले कौन कर रहा होगा, शरिया ऑडिट कर रहा होगा, और उसके बाद डेफिनेटली उसके ऊपर ये देख रहे होंगे। ड्यूटीज ऑफ एजीसी आल्सो इंक्लूड द रिव्यू ऑफ रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय इंटरनल शरिया रिव्यू। इंटरनल शरिया रिव्यू का हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था, वो कौन थे, इंटरनल ऑडिट था एंड एसएसबी। और जो एसएसबी जो रिव्यू कर रहा था वो कौन था, वो उसका नाम था श्रिया रिव्यू। तो द श्रिया द एसएसबी टू इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट एक्शन हैज बीन टेकन। तो इन दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं इसको वो ये रिव्यू इस नजर से करेगा
कि उनके ऊपर जो फिर एक्शन लेने थे, जो 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 गैप है, जो गैप इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उसको फिल करने के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड थे, तो वो लिए गए या नहीं लिए गए। असल तो हमेशा हम सब जानते हैं कि ऑडिट का जो पर्पस होता है वो गैप को आइडेंटिफाई करना, और फिर जो है मैनेजमेंट को ये कहना कि इन गैप को क्या करो, फिल आउट करो। तो वो गैप अगर फिल आउट हो तो जो है इस ऑडिट का जो समझें कि जो जो मकसद होता है वो पूरा होता है। लेकिन अगर वो गैप जो है नेक्स्ट ऑडिट तक उसी तरह रहें, तो उसके लिए उसको बाज़ दफा वो आपको कहते हैं दिस इज अ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि हमने एक साल पहले या 2 महीने पहले या जब भी आपको ये गैप आइडेंटिफाई किया था और अभी तक आपने इसको फिल नहीं किया, तो दिस इज ए सीरियस इशू। तो हम लोग भी देखते हैं कि जी हम आपको किसी को जुबानी कलामी कोई बात करें ये काम करना है, और जब अगली दफा आए तो फिर वो ना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है। तो असल चीज ये है कि ऑडिट के अंदर जो है वो गैप को फिल करना है। और अक्सर मेरी लोगों से बात होती है, कोई ऑब्जर्वेशन ऑडिट के अंदर लगती है, तो उससे मेरी श्री ऑडिट से भी यही बात हो रही थी। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी श्री ऑडिट से बात करें, इस पे हमें रिलैक्सेशन दे दें, ये कर दें वो कर दें। देखिए उनका काम है गैप को आइडेंटिफाई करना, और आपका काम है उस गैप को फिल करना। अगर आप उस ऑडिट की रिपोर्ट के रिप्लाई में ये बता देंगे कि हमने इस गैप को या तो फिल कर दिया है, या अगर फौरी तौर पे फिल नहीं हो सकता तो आप कहेंगे हमने इसके लिए एक्शन जो है ना वो ले लिया है, और हमने वो एक्शन स्टार्ट कर दिया। दैट्स मीन कि जो जो गैप की तरफ हमें लेके जाने के लिए 10-15 दिन चाहिए, तो वो एक्टिविटी हमने आज से शुरू कर दी है। तो वो इंश्योर करें, और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो वो एक्टिविटी उसको हुई हुई नजर आए, और वो जो गैप था वो दोबारा नहीं आए। तो आपकी जो ऑडिट की रिपोर्ट का अभी भी है वो बेहतर हो सकती है रेटिंग। लेकिन अगर आप कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, नहीं हमें रिलैक्सेशन दें, हमें ये करें वो करें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैनेजमेंट है, जो है जाहिर सी बात है जिस यूनिट का ऑडिट हो रहा है वो किसी ना किसी लेवल पे मैनेजमेंट होती है। तो वो फिर कहेंगे ये कॉन्शियसनेस ही नहीं है इनकी, इनकी सीरियसनेस ही नहीं है टूवर्ड जो है इन गैप्स को फिल करने के अंदर। तो ये तो क्या है, कोई स्केप के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो फिर अब वहां पे मसाइल ये आते हैं कि आपके ऑडिट की रिपोर्ट जिसको आप बेहतर कराने के लिए बात कर रहे होते हैं, उसकी रिपोर्ट आपकी रेटिंग खराब हो रही होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझने की जरूरत है हम सबको। मुझे भी बहुत से ब्रांच मैनेजर्स की कॉल आती है जी श्री ऑडिट से बात करें। मैंने कहा जी बात तो नहीं करनी, लेकिन ऑडिट की रिपोर्ट हम आपको रेटिंग बेहतर करा के दे सकते हैं उनसे बात किए बगैर, और करवा के दी हमने। मुझे ये भी याद है कि मेरे नहीं, एक इस्लामाबाद के एक ब्रांच के एक ब्रांच मैनेजर एवरेज हो गए। और ये हम सबको पता है कि अगर कोई एवरेज हो जाए तो ब्रांच एक्सीलेंट नहीं आ सकती। तो मैंने बगैर ऑडिट से बात किए उस ब्रांच को रिप्लाई बना के दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रांच एक्सीलेंट आई। तो वजह क्या थी कि उसके अंदर जो इशू था उसको इस तरीके से उसको गैप को हाईलाइट की, उसको फिल किया, और उसको इस तरीके से उसका प्लान बताया कि वो ऑडिटर ने जब पढ़ी होगी तो उसने कहा जो इशू था वो तो ये इनकी जो सीरियसनेस है, इनकी जो कॉन्शियसनेस है, तो वो तो बड़ी हाई लेवल की है। तो फिर साथ मैंने उस ब्रांच को ये भी कहा था कि जो लिख रहे हैं ये जो स्पिरिट के ऊपर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो उसने वो इम्प्लीमेंट भी किया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ऑब्जर्वेशन लगना घबराने वाली बात नहीं होती। वो गैप गैप आपका आइडेंटिफाई हुआ है, आप उसको जितना जल्दी जितना बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं और वो करें। और इंशाल्लाह आपको ऑडिटर हमारे साथ यहाँ इस सेशन में भी बैठे हुए हैं। ऑडिटर्स कभी भी ये नहीं चाहते कि आपकी जो है ना वो परेशानी हो आपके लिए, या आपके ऑडिट रेटिंग कोई खराब हो। वो नहीं चाहते, वो बेहतर ही चाहते हैं। बल्कि वो क्या चाहते हैं कि वो तो एक ट्रांसपेरेंसी या वो एक फेयर डिसीजन देना चाह रहे होते हैं। तो अगर वो देखते हैं कि भाई जो ऑडिटी है वो इसकी जो जिसको कहते हैं कमिटमेंट इतनी हाई है, और ये कोई एक मैटर हुआ जो समहाउ से ओवरलुक हुआ, लेकिन अभी फौरी तौर पे वो उसको जो है वो लॉक करना करना चाह रहा है और कर रहा है, या इसके ऊपर वो इंतहाई सीरियस है, तो डेफिनेटली वो इस फैक्टर को क्या कर रहा होगा, इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा। अगर वो देखेगा कि भाई हाईलाइट होने के बाद भी ये कह रहा है कि नहीं सर क्या हो गया, ये तो छोटी सी बात है, इसका तो कोई मसला नहीं है, आपने वैसे इश्यू बना लिया है, तो इससे सीधी सी बात नजर क्या आ रही है कि भाई उसका एटीट्यूड ही नहीं है। वो तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसी बातें होंगी, तो फिर वो ऑडिटर किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकता है, उसके लिए जो है बेहतर उसने तो यही देखना है कि तो इन चीजों अच्छा ये जो है जो बात है यहाँ पे लिखी हुई है, एजीआई मे इनवाइट अ मेंबर ऑफ द आईएफआईज एसएसबी टू अटेंड इट्स मीटिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये एमसीक्यू मुझे यहाँ से आया था फाइनल एग्जाम के अंदर जी, तो इसको आप भी नोट कर लें।
तो ये थोड़ी सी बात बाज़ दफा ना कंफ्यूज कर देती है कि एसएसबी जो है वो उनकी रिपोर्टिंग में नहीं है, लेकिन जो है वो उनको बुला सकते हैं या नहीं। तो हम बार चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये दूसरी साइड के ऊपर है, श्रेया बोर्ड, और उसके नीचे श्रेया कंप्लायंस है। और इधर जो था वो बोर्ड ऑडिट कमेटी के नीचे श्रेया ऑडिट था और इंटरनल ऑडिट था। लेकिन जैसे हमने देखा कि जो एसएसबी की जो अपॉइंटमेंट है और बाकी मामलात हैं वो रिकमेंडेशन किसकी होती है, बोर्ड की रिकमेंडेशन है, और किसने उनको अप्रूव किया था, शेयर होल्डर्स ने। तो बोर्ड ऑडिट कमेटी जो है वो किसका पार्ट है, जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से वो लोग हैं। तो ये जो है वो जो इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट, ठीक है, मैं इनवाइट, इनवाइट तो आप किसी को भी कर सकते हैं, वो सीईओ भी हो सकता है और कोई भी और मैनेजमेंट का बंदा भी हो सकता है। तो और ये यहाँ पे लिखा क्यों है, बाकियों का क्यों नहीं लिखा, कि जो हमने देखा कि इनका जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके अंदर, चूंकि वो श्रेया ऑडिट भी है, एक्सटर्नल ऑडिट भी है, इन्होंने उनकी जो श्रेया से रिलेटेड उनकी फाइंडिंग है उसको भी डिस्कस करना है। तो उसके अंदर डेफिनेटली जो श्रेया बोर्ड्स के लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की मीटिंग में डेफिनेटली एक बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है। तो इसलिए जो है तो ये एक यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी समझिएगा। और क्या लिखा हुआ है, मे इनवाइट, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो मैंडेटरी इनवाइट करे या रिक्वायरमेंट के तौर पे नहीं लिखा, मे इनवाइट है। और मे इनवाइट के अंदर तो फिर वो इनवाइट तो किसी को भी कर सकते हैं, मैं जैसे मैंने कहा वो सीईओ को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी क्या है कि रेलेवेंस ज्यादा इनकी बन रही है, रेलेवेंस। तो इस तरीके से आती है, एजीसी में इनवाइट अ मेंबर ऑफ द आईएफएसपी टू अटेंड इट्स मीटिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब इनको जो है कोई मीटिंग हो रहे हैं, या यहाँ पे दूसरा है इट्स मीटिंग और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि ये मीटिंग किसी भी टाइम हो सकती है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट ये नहीं बता रहा। तो जब भी मीटिंग हो और जब ये जो है वो एजीसी इसको जरूरी समझे तो उसके अंदर उसको इनवाइट कर सकती है, किसको, श्रेया बोर्ड के मेंबर को। रिव्यू रिव्यूइंग द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो ये हमने जो बात की थी कि रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का जो रिव्यू है, और इसको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड तो कौन से वाला है, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उसने कहा कि इन्वेस्ट एज पर योर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज आपके पास दो ही तरह की रिस्ट्रिक्शन है अनरिस्ट्रिक्टेड के अंदर, कि आप अपनी एक्सपर्टीज से बाहर नहीं जा सकते, जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज है वहां पे वहां तक है, उससे बाहर अनरिस्ट्रिक्टेड भी रिस्ट्रिक्टेड है। और एक और लिहाज से भी ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो क्या है कि आप डिपॉजिटर के पैसे से कर्ज हंसना या कोई भी डोनेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो अनरिस्ट्रिक्टेड भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसकी दो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताई, उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी हो सकती हैं, लेकिन ये दो बड़ी हैं। तो लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड होता है उसके साथ, इनके साथ साथ जो है वो एडिशनली वो कुछ मामला जो है वो इस ये नहीं कहता कि इनको एज पर योर एक्सपर्टीज इन्वेस्ट करो। वो क्या कहता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा के कहता है कि इनको इस मामला से, तो इसकी परमिसिबिलिटी तो हमें मिलती है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मरवी है कि वो इस तरह से करते थे, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा करते थे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिट किया था, जब उनको पता चला हजूर अकरम को कोई वो ऐसा करते हैं तो उन्होंने उसकी इजाजत दी। तो इसके अंदर परमिसिबिलिटी तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर इसकी ऑडिट रिक्वायरमेंट और इसकी इसी तरह जो एजीसी की फिर रिव्यू की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, कि भाई वो देखना है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन थी इटसेल्फ उनका भी ख्याल रखा गया, तदीर रखा गया। तो इसके लिए एडिशनल रिव्यू होता है, ऑडिट के लिए भी जो है एडिशनल है, और बाकी मामला जो फिर जिस तरह ऑडिट कमेटी है उसके लिए भी है। तो इस चीज को देर गौर से देखिएगा। और ये भी यहाँ से भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लिहाज से क्लास है। इस्टेब्लिशिंग द एजीसी, अब एजीसी बनेगी कैसे जी। The specific structure of the AGC shall vary according to the IFI and country in which it is established। अब ये देखें, इसने एक बड़ी बात की, क्योंकि इसने एक कंप्रिहेंसिव किस्म का, या इसको कहें कि एक स्पेसिफिक किस्म का इसने क्राइटेरिया बनाने से माजरत की। इसने कहा कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द शेल वेरी अकॉर्डिंग टू द आईएफआई, के इदारे टू अदारे ये डिफरेंट हो सकता है, एंड द कंट्री इन विच इट इज एस्टेब्लिश, और इसी तरह कंट्री के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है। जो कंट्री का इसने क्यों कहा, कि हर कंट्री का अपना कोई रेगुलेटर होगा, और रेगुलेटर की हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट हो, तो इसने उन पे लेकिन इसने कहा होनी जरूर है। और उसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर लोग कितने होने हैं, कौन होने हैं, उसकी मीटिंग कब होनी है, और ये बाकी सारे जितने डिटेल मामलात हैं, ये उसने आईएफआई के ऊपर और रेगुलेटर के ऊपर छोड़ा। अच्छा, however, certain features in term of establishing the AGC and practicing its responsibility includes, वो कहता है बहरहाल
जो खुली छुट्टी नहीं दूंगा, कुछ जो है वो मैं फीचर्स आपको बताऊंगा कि इनके जो टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग द एजीसी एंड प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या होनी चाहिए, वो बता रहे हैं हमें। सबसे पहले बता रहा है जी कॉन्स्टिट्यूशन। तो द एजीसी शेल बी फॉर्मली इस्टेब्लिश बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसको बनाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। फ्रॉम इट्स नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर। अब फिर ये यहाँ पे एमसीक्यू है, जो हाईलाइट है, ये एग्जाम का एमसीक्यू है कि इसको कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और किस में से बनाएंगे? जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए। नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन से होते हैं? जो डे टू डे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जैसे जो है सीएफओ है, जैसे आपका सीईओ है। तो ये जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इनमें से ये बनेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल आल्सो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द एजीसी। और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल आल्सो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द एजीसी। बात समझने की कोशिश करना कि एजीसी बन गई तो एजीसी खुद अपना चेयरमैन मुकर्रर नहीं करेगी, बल्कि एजीसी, हाँ सॉरी यहाँ पे भी है, नहीं, जो मैं पहले बताना चाहता था वही है कि जो एजीसी है वो खुद अपना चेयरमैन नहीं करेगी मुकर्रर, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसके चेयरमैन भी मुकर्रर करेंगे। यानी ये नहीं कि 3 लोगों की एजीसी बनी और 3 लोगों को कहा गया या 4 लोगों को अब अपना चेयरमैन बना लो, बल्कि क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही शेल आल्सो अपॉइंट जो है एजीसी। तो अगर आपको जो है वो ये क्वेश्चन आए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, तो आप कहें, अगर उसमें ऑप्शन ये हो कि बोर्ड ऑफ जो सॉरी एजीसी के जो मेंबर हैं वो वोटिंग के थ्रू चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट है और सिलेक्शन नहीं है। अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट फिर कौन कर रहा है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं, जो बना रहे हैं इसको। जिन्होंने बनाई है, किन लोगों में से? जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनमें से, और फिर उन्होंने ही इसका चेयरमैन बनाया। तो ये यहाँ पे श्रिया बोर्ड के अंदर इससे चीजें डिफरेंट थी, जहाँ पे श्रिया बोर्ड बन रहा था वहां पे इससे चीजें डिफरेंट थी। वो यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको देखिएगा, इसको मिक्स ना कीजिएगा। The AGC shall be vested with sufficient authority to carry out its responsibility with independence and integrity। ये तो बेसिक बात होगी। अच्छा, इसी तरह जो इनका टर्म ऑफ रेफरेंस है, जो कि मिजान बैंक की रिपोर्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया, तो वो भी कौन इशू करेगा? ऑफ एजीसी शेल बी सेट आउट इन राइटिंग एंड स्टेट क्लियरली द एजीसी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड empower इट टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर विद इन इट्स jurisdiction। अब टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उनके अंदर इनके सारे के सारे मामला लिखे जाएंगे। तो जो इनको अपॉइंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। तो वही इनका टर्म ऑफ जो है टीओआर क्या कर रहे होंगे? इशू कर रहे होंगे। द टीओआर will be issued by board of directors। जो बात वही जो मैं कर रहा था वैसे लिख दी। एजीसी मेंबर्स, मैनेजमेंट, आउटसाइड लीगल काउंसिल्स, ठीक है। तो विल बी यूज बाय, अच्छा ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है टीओआर विल बी यूज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी टीओआर को यूज करेंगे। एजीसी मेंबर्स के जो एजीसी कमेटी के मेंबर हैं वो भी करेंगे। मैनेजमेंट होगी, आउटसाइड लीगल काउंसिल होगा, एसएसबी होगा, इंटरनेशनल रिव्यूज हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो सब इसको यूज करेंगे। दैट्स मीन कि इसके अंदर देखेंगे कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं, डेफिनेटली। तो लेकिन इस टीओआर को जो है वो इनिशियली जो इसको अपॉइंट कर रहा है, तो ऐसी बात है वही टीआर इसका बनाएगा। अच्छा, तो इसी स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो एक सैंपल टीओआर दिया हुआ है। दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ सैंपल टीओआर ऑफ द एजीसी एप्लीकेबल टू एन एफ आई अपेंडिक्स। तो इसको आपने पढ़ना है, इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको आपने पढ़ना है। अब यह है कि इसके मेंबर्स कौन से हो। तो इसके जो एजीसी के मेंबर कौन हो, तो उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्वालिटीज, उनकी सिफात, या उनकी जो एलिजिबिलिटी है ब्रॉडर लेवल पे, वो क्या? एजीसी मेंबर शेल बी नॉलेजेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पहली बात कि वो नॉलेजेबल हो अबाउट द बिजनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एप्लीकेबल रेगुलेशंस के अंदर आपके ऑडिट के स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं, आपके श्रिया के स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं, आपकी बाकी जो है लीगल की रेगुलेशन भी आ सकती हैं, और आपके जो है वो रेगुलेटर की रेगुलेशन भी आ सकती हैं। तो इस सब मामला से, टैक्स के मामला, जितने भी मामला हैं, लॉज to deal adequately with the accounting and auditing matter with AGC will face। तो बॉर्डर लेवल पे उसने बात की कि इन सब चीज़ों के बारे में वो नॉलेजेबल हो, किस लिए कि वो जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड उसके पास मैटर आए, तो वो उनका उनको फेस कर सके। फेस करने का मतलब ये है कि उसके अंदर अपनी जो है वो इनपुट दे सके, उनके अंदर जो उसको उसको जो है वो समझ सके।
They shall understand the related Sharia rules and principle and their application to various products and services offered by FI and shall have sufficient knowledge of AOFI AOFI standard। और यहाँ पे इसने उसके लिए AOFI स्टैंडर्ड की जो है नॉलेज रखी। AOFI स्टैंडर्ड के अंदर उसे एक्सप्लेन नहीं किया, तो 5 तरह के AOFI के स्टैंडर्ड हैं, तो इसका मतलब है 5 तरह के। टर्म और टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड साइज के कितने अरसे के लिए अपॉइंट होंगे, और इसका साइज कितना होगा, लोग कितने होंगे, ये फिर जो है वो MCQ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन AGC मैच द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी जो है अदारे के अंदर जितने अरसे के लिए मुकर्रर होते हैं, उतने ही अरसे के लिए कौन होंगे, AGC वाले लोग भी होंगे। ठीक है। तो AGC शेल नॉट हैव लेस देन 3 मेंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए, और 3 से ज्यादा हो सकते हैं। शेल नॉट हैव लेस देन 3, तो ये 3 वाला नंबर आपने याद रखना है। एंड दीज शुड रिप्रेजेंट अ बैलेंस ऑफ व्यूज एंड एक्सपीरियंस। अब बैलेंस ऑफ व्यूज एंड एक्सपीरियंस ये है कि इनका मिक्स ऐसे होना चाहिए कि जो है ना वो हर हर एक जो है ना वो उसकी जो एक्सपर्टीज है डेफिनेटली वो डिफरेंट हो। तो हो सकता है कि एक वाला भाई साहब है वो श्रेया स्टैंडर्ड या श्रेया के मैटर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और अकाउंटिंग की भी उनके पास वो है एक्सपर्टीज है। दूसरे वाले जो है वो अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, और श्रेया के अंदर भी उनकी एक्सपर्टीज है। दोनों के अंदर होना तो जरूरी, लेकिन मिक्स इस तरीके से बनेगा। रेमुनरेशन, तो इनकी रेमुनरेशन क्या होगी, एजीसी मेंबर रेमुनरेशन में बी बेस्ड ऑन are recommended by the board of directors to the general assembly meeting or on the prevailing laws and regulation applicable in the country। तो या तो लॉज एंड रेगुलेशन पे चले जाएंगे, या उनकी जो कंपनसेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल असेंबली के अंदर या जनरल असेंबली की जो मीटिंग है उसके अंदर रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंड करेंगे तो वहाँ प्रूव कौन करेगा, या लिखा नहीं हुआ वो इम्प्लाइड है या अंडरलाइन है वो लफ्ज के, वो डेफिनेटली जनरल असेंबली के अंदर ये चीज पेश की जाती है, तो फिर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सॉरी शेयर होल्डर अप्रूव कर रहे होते हैं। तो जनरल असेंबली के अंदर तब गई। तो इसलिए यहाँ पे देखें कि उनकी जो रेमुनरेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं किसको, जनरल असेंबली को। और इसी तरह अगर ये मामला नहीं है तो फिर प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल इन द कंट्री। अब ये स्टैंडर्ड उर्फ पे चला गया, इसने उर्फ को यहाँ पे तरजीह दे दी। तो भाई रूल एंड रेगुलेशन, अगर रेगुलेटर ने कोई अपने लिए इसलिए के लिए रूल बनाया हुआ है कि इसकी रेमुनरेशन ऐसे होगी तो ठीक है। AGC प्लानिंग एंड मीटिंग, AGC की जो मीटिंग है वो कब होगी, प्लानिंग क्या होगी, AGC विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखें ये इनको बनाया भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, और उनकी कंसेंट से ये करेंगे। प्रिपेयर इंटरनल बाय लॉज to govern the AGC meeting, who shall attend the meeting without the right to vote। वो कह रहा है कि भाई AGC जो है वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या है कंसेंट के साथ अपने बायलाज बनाएगा, यानी अपनी जो उसकी मीटिंग है उसके बायलाज की बात हो रही है कि उसकी जो मीटिंग है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, AGC खुद बनाएगा। लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसल्टेशन के साथ बनाएगा, कंसेंट के साथ बनाएगा। और उसके अंदर ये होगा कि हमारी मीटिंग को कौन अटेंड कर सकता है, जैसे वो ऊपर बात हुई थी कि भाई वो श्रिया बोर्ड के में लोगों को बुला सकते हैं, मैनेजमेंट का, तो ये खुद डिसाइड करेंगे कि किसको बुला सकते हैं विदाउट राइट टू वोट। तो ये जो AGC के मेंबर हैं वोट तो वो देंगे, जो बाकी बाहर के लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, किसी भी डिसीजन के ऊपर वोटिंग राइट्स। अब है रिपोर्टिंग, ये फिर हाईलाइटेड है, ये फिर एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। द रिपोर्ट ऑफ द AGC शैल बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थ्रू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। पहली बात ये है कि ये जिन्होंने इसको अपॉइंट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, उन्हीं को इसकी रिपोर्ट होगी, और होगी थ्रू चेयरमैन, कॉपीड एट द सेम टाइम टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसी टाइम पे ये डॉटेड लाइन में ये कॉपी जा रही होगी CEO को भी। द नेम ऑफ द AGC में बी मेंशन इन द एनुअल रिपोर्ट्स। तो हमने आपको मिजान बैंक की रिपोर्ट बताई, वहां पे मेंशन थे एनुअल नेम ऑफ द AGC मेंशन है मिजान बैंक की रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ जिसने भी ये लिखा था मे बी मेंशन, तो लिखे जा सकते हैं, मिजान ने लिखे हुए हैं। इट इज आल्सो रिकमेंडेड दैट AGC चेयरमैन shall report to the chairman of the board of director any significant matter of concern that arose at the last meeting to AGC। भाई चेयरमैन साहब ने अगर देखा है AGC मीटिंग के अंदर कोई ऐसा मामला आया जो कि सिग्निफिकेंट है, मटेरियल जो है वो जो है कोई इशू है, तो उसको क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल आल्सो डिस्कस द वर्क ऑफ AGC बेस्ड ऑन इट्स क्वार्टरली रिपोर्ट।
तो डिस्कस द वर्क ऑफ द एजीसी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ये भी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो एजीसी की क्वार्टरली रिपोर्ट है उसके ऊपर जो जो उसके ऊपर जाहिर सी बात है, रिपोर्ट के बाद कुछ ऐसे मैटर भी होंगे जो बाद में कंप्लाइंस के लिहाज से होंगे, तो उसके ऊपर जो डिस्कशन की बात हो रही है। और जहाँ पे इश्यूज की बात है, तो हमने वो दिखाया रिपोर्ट का कि वो कहाँ पे हो रही है इशू। वो जो है बैंक के जो एनुअल रिपोर्ट होंगी उसके अंदर बोर्ड ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट का यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन निज़ाम बैंक में हमने दिखाया आपको कि वहाँ पे जो है वो ये बिल्कुल जो है वो वहाँ पे ये जो है ये जो इसकी एजीसी की रिपोर्ट है या बोर्ड ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है वो भी वहाँ पे इशू हुई हुई है।